नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण कोर्स का आज ये 21वां लेक्चर है और इस 21वें लेक्चर में हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका इंतजार बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे थे। टॉपिक है हिंदी पत्र लेखन, क्योंकि इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में लगभग 2 या 3 प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं। वैसे इस टॉपिक पे दोस्तों मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी और बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत पसंद वो वीडियो आई थी। 2 लाख प्लस अभ्यर्थी उस वीडियो को अब तक देख भी चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में कुछ टॉपिक दोस्तों रह गए थे। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में हिंदी पत्र लेखन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं और जहां से भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे आज कवर करने वाले हैं। जैसे पिछले लेक्चर में जो पिछली वीडियो थी हिंदी पत्र लेखन की, उसमें लगभग कार्यलय पत्र थे 10 और आज यहाँ पे कुल 16 कार्यलय पत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे टिप्पण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं टिप्पण, ये सारे फैक्ट आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो भले ही थोड़ा लंबी होगी लेकिन बहुत काम आने वाली है ये वीडियो, क्योंकि इसके बाद आपको हिंदी पत्र लेखन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से वो सारे के सारे आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले ये बात आप समझिए कि हिंदी पत्र लेखन क्या है। तो पत्र लेखन क्या होता है? पत्र लेखन वह प्रक्रिया या वह माध्यम है दोस्तों जिसके माध्यम से हम बिना किसी को मिले अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो उसे कहा जाता है पत्र लेखन। आज के युग में तो अब परिवर्तन हो चुका है, लेकिन पहले दोस्तों अभी भी विभागों में बहुत सारे आपने सरकारी विभाग देखेंगे, वहां पे भी पत्र लेखनों के माध्यम से ही बहुत सारी जानकारियां साझा की जाती है। और पहले तो अगर आपने अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार वालों को अगर आप अपनी बात पहुंचानी होती थी तो पत्रों के माध्यम से ही पहुंचाई जाती थी। तो पत्र लेखन क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि पत्रों के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अभी औपचारिक पत्र क्या है और अनौपचारिक पत्र क्या है, इनमें अंतर क्या है? तो इनमें अंतर मैं आपको एक सिंपल माध्यम से समझाने जा रहा हूं। जैसे आप कहीं जाते हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो एक अनजान है आपके लिए, जिससे आप उससे पहले आप कभी उससे मिले नहीं हो, या आप किसी अनजान व्यक्ति से फोन पे बात करते हो या पत्र भेजते हो, तो आप सिर्फ काम की बातें लिखोगे, उसकी खेम कुशल आप नहीं पूछोगे। तो कुल मिला के आप सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हो, आपका उससे काम है तो इसलिए आप उससे क्या कर रहे हो, पत्र लिख रहे हो या फोन पे बात कर रहे हो, मतलब एक औपचारिकता आप निभा रहे हो। लेकिन जहां पे आपके रिश्तेदार होते हैं, जहां पर आपके सगे संबंधी होते हैं, अगर आप उनसे बात करोगे तो उनकी कुशल हाल पूछोगे, उनके बारे में पूछोगे, उनके परिवार के बारे में पूछेंगे कि उनका परिवार कैसा है। तो वहां पर आपको औपचारिकता नहीं दिखानी है, बल्कि आपको हकीकत पेश आना पड़ेगा। तो जहां पर आप सिर्फ औपचारिकता दिखाते हो, औपचारिकता कब दिखाते हो? जब कोई अनजान व्यक्ति है। तो अनजान व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हो वैसे, तो ऐसे पत्र, जिन व्यक्तियों को आप ऐसे पत्र भेजते हैं उन पत्रों को कहा जाता है औपचारिक पत्र। यानी कि सिर्फ औपचारिकता के लिए आपने वो पत्र भेजने, क्योंकि आपका काम है उनसे। तो ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। अब निजी या व्यक्तिगत संबंध किससे नहीं हो सकता है? कोई कार्यालय में आपने पत्र भेजना है, किसी कंपनी में आपने पत्र भेजना है, किसी व्यवसायिक कंपनी में आपने पत्र भेजना है। तो यहां पर आप जिस प्रकार के पत्र भेजते हो उन्हें कहा जाता है औपचारिक पत्र। और यहां पर आपको मतलब सिर्फ औपचारिकता दिखानी होती है, एक फॉर्मेलिटी बोलते हैं जिसको, मतलब सिर्फ काम की बात है। अब ऐसे नहीं कि आप उसमें बहुत सारी बातें लिखने लग गए पत्र में कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। ये आप कब करते हो? जब सिर्फ आप अपने परिवार को या अपनी फैमिली को या आप अपने व्यक्तिगत संबंधियों को क्या भेजते हो, पत्र भेजते हो। तो जब भी आप पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंधियों को पत्र भेजते हो तो उसमें आप उनकी खेम कुशल पूछोगे, उनके परिवार के बारे में जानेंगे, उनका परिवार कैसा है, क्या चल रहा है उनके जीवन में। तो इन पत्रों को कहा जाएगा अनौपचारिक पत्र। यहां पर आपको औपचारिकता नहीं दिखानी होती है, बल्कि हकीकत रूप में पेश आना होता है। तो ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पारिवारिक व्यक्तिगत संबंध हो। उदाहरण देखो, अपने परिवारजनों को लिखे जाने वाले पत्र, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र, और इसमें कौन कौन से पत्र आते हैं? बधाई पत्र,
शुभकामना पत्र, किसी को सफलता मिली है तो आप उसको शुभकामना पत्र भेज सकते हो। आमंत्रण पत्र, अगर आपके घर में कोई समारोह है तो आमंत्रण उसको भेजोगे। तो ये सारे पत्र आते हैं अनौपचारिक पत्रों में। जबकि प्रार्थना पत्र, सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, सभी कार्यालय पत्र ये किस में आते हैं? औपचारिक पत्रों में। तो यहां से एक प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से बताइए जो कार्यालय पत्र है वो किस प्रकार का पत्र है? तो सही आंसर हो जाएगा औपचारिक पत्र। या क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से अनौपचारिक पत्र कौन सा है? तो शुभकामना पत्र, बधाई पत्र या आमंत्रण पत्र ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, जिनको हम अपने पारिवारिक या जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उनको भेजते हैं। तो पत्रों के प्रकार दोस्तों आपको समझ में आ गए। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और पत्रों का वर्गीकरण की ओर। काफी डिटेल्स में आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा और हर पत्र का आपको फॉर्मेट भी दिया जाएगा ताकि आप समझ पाओ कि कहाँ पे प्रेषक का नाम होता है, कहाँ पे प्रेषिती का नाम होता है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न अब एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो पत्रों का अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो दो भागों में बांटा गया है पत्रों को, सामान्य पत्र और कार्यालय पत्र। जो सामान्य पत्र होते हैं ये होते हैं अनौपचारिक पत्र। जो अभी मैंने आपको अनौपचारिक पत्रों के बारे में बताया वो कौन से पत्र हैं? वो यही सामान्य पत्र हैं जिनको हम अपने परिवार वालों को, अपने सगे संबंधियों को या जिनके साथ हमारी व्यक्तिगत पहचान है उनको भेजते हैं। और एक कार्यालय पत्र, इनको आप कह सकते हैं औपचारिक पत्र, जिनको हम सरकारी दफ्तरों में भेजते हैं या किसी कार्यालय में भेजते हैं, किसी विभाग में भेजते हैं। अब कार्यालयीय पत्रों के प्रकार देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न जो बनते हैं वो अधिकांशतः यहीं से बनते हैं। तो कार्यालयीय पत्रों में आते हैं सरकारी पत्र, जिसे हम शासकीय पत्र भी कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र, प्रारूपण, विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यालय ज्ञापन, टिप्पण जिसको नोटिंग भी कहा जाता है, अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मरण पत्र। और आज दोस्तों हम यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे 11 हो गया निविदा, 12 हो जाता है आपका विज्ञापन, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन पत्रों से संबंधित जहां से भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्रतिवेदन हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे प्रत्यावेदन हो गया। प्रतिवेदन और प्रत्यावेदन में बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं। और आवेदन पत्र हो गया, उसके बाद शासनादेश हो गया। तो ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपका जो प्रश्न बनेगा वो अधिकांशतः इन्हीं टॉपिक से बनने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सरकारी पत्र, जिसको शासकीय पत्र भी कहा जाता है। तो क्या होता है सरकारी या शासकीय पत्र? देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, और उसके बाद मैं आपको इसका नमूना भी दिखाने वाला हूं, इसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो सरकारी जो पत्र होता है पहले इसका देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच या दो भिन्न भिन्न राज्यों के मध्य या सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच जिन पत्रों का प्रयोग होता है उसे सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो पत्र भेजे जाते हैं, या दो राज्य सरकारें हो सकती हैं, या राज्य सरकार के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं वो एक दूसरे को जो सरकारी काम होते हैं, सरकारी कार्यों के लिए जो पत्र भेजते हैं उन्हें कहा जाता है सरकारी पत्र। अब सरकारी पत्र में आपको ध्यान ये देना है कि इसमें आपका जो भी व्यक्तिगत संबंध है वो इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र नहीं होते हैं। इसमें आपको सरकारी काम के लिए ये पत्र भेजना होता है। और जो सरकारी पत्र है उसकी शैली कैसी होती है? अन्य पुरुष शैली। अभी अन्य पुरुष शैली क्या होती है? अन्य पुरुष का मतलब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखो, पुरुष एक होता है उत्तम पुरुष यानी मैं, मध्यम पुरुष यानी तुम, और अन्य पुरुष कोई और। तो अन्य पुरुष का आप यहाँ पे ये मतलब लीजिए कि ऐसा पुरुष जिसको आप जानते ही नहीं है उसको आपने पत्र भेजना है, या अगर आप उसको जानते भी हैं तो वहां पे उस समय आपको ये नहीं दिखाना है कि उससे मेरे कुछ व्यक्तिगत संबंध है। वो आप सरकारी कार्य के लिए उसको क्या भेज रहे हैं? पत्र भेज रहे हैं। तो सरकारी पत्र आप किसको भेजते हैं? अन्य पुरुष को भेजते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है।
और सरकारी पत्र में आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि इसमें आपके व्यक्तिगत संबंध का मतलब कोई व्यक्तिगत संबंध यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि सरकारी पत्र है, सरकारी काम के लिए आपको भेजना है, कोई अपने व्यक्तिगत काम के लिए तो आप यहाँ पे नहीं भेज रहे हैं। सरकारी काम के लिए भेज रहे हैं तो व्यक्तिगत संबंध यहाँ पे नहीं होता है, वैयक्तिक संबंध। तो इसलिए इस पत्र को क्या कहा जाता है, सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहा जाता है। अन्य पुरुष शैली में ये लिखा जाता है। देखो नमूना देखो यहाँ पे सरकारी पत्र या शासकीय पत्र का। यहाँ पे सबसे पहले प्रेषक का नाम, प्रेषक पदनाम और यहाँ पे जो भी जिस विभाग से जिस शासन से है, और उसके बाद प्रेषिती का नाम, पदनाम और पता। तो प्रश्न कैसे बनता है कि प्रेषक का नाम सरकारी पत्र या शासकीय पत्र में कहाँ लिखा जाता है या प्रेषिती का नाम कहाँ लिखा जाता है। पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि प्रेषक क्या होता है और प्रेषिती क्या होता है। प्रेषक कौन होता है, जो पत्र को भेजता है, यानी पत्र भेजने वाला, ये आपको नोट करना है, पत्र भेजने वाला। और प्रेषिती कौन होता है, जिसको पत्र भेजा गया है, भेजा गया है। तो प्रेषक और प्रेषिती आपको समझ में आ गया। तो यहां पे देखो सरकारी पत्र का जो नमूना है, सबसे ऊपर होता है प्रेषक का नाम और फिर यहाँ पे उसका पदनाम, और यहाँ पे जहां से जिस विभाग से उसने भेजा है, तो यहाँ पे मैंने उत्तराखंड शासन लिखा है, माना कि यहाँ पे उत्तराखंड शासन किसी अन्य सरकार को या केंद्र सरकार को या अन्य राज्य सरकार को पत्र भेज रहा है। फिर यहाँ पे सेवा में आएगा और प्रेषिती का नाम, यानी जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका पदनाम आ जाएगा, जिसको पत्र भेजा जा रहा है, और उसका पता जहां पत्र जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर वैसे राइट साइड क्या होता है, पत्रांक होता है। प्रत्येक पत्र पे आपने देखो उसका अंक होता है, यानी पत्रांक। यहाँ पे होता है स्थान और दिनांक। फिर यहाँ पे विषय आ जाएगा, किस विषय है तो पत्र भेज जा रहा है, फिर महोदय, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, महोदय क्या है, संबोधन हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका जो आपका मुख्य पॉइंट है, जो आपने पत्र में लिखना होता है। देखो पत्र जब भी लिखते हो तो पत्र की विशेषता क्या होती है, पत्र लेखन की मुख्य बिंदु क्या होते हैं, तो एक तो स्पष्टता होनी चाहिए पत्र में, सरलता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। संक्षिप्तता का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब आपको कम से कम शब्दों में बहुत सारी चीजें बयां करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लिखना है और उसको लगभग 3 या 4 पेज में लिख दिया, तो उसको पढ़ते पढ़ते तो दूसरा बोर हो जाएगा, उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। तो आपको संक्षिप्त में कम शब्दों में इस प्रकार से लिखना है कि सारी की सारी जो आपकी भावनाएं हैं, जो आप बोलना चाह रहे हैं, वो सारा का सारा उस संक्षिप्त रूप में आ सके। और फिर शैली होती है जो पत्र की, वो आपको उसी प्रकार से लिखनी होती है जिस प्रकार की मतलब एक अच्छी शैली से आपको पत्र वहां पे लिखना होता है। शैली भी उत्तम होनी चाहिए पत्र लेखन की। तो यहाँ पे आपने लिख दिया, फिर यहाँ पे आपका नाम और पदनाम आ जाएगा और संलग्न प्रतिलिपि। यानी कई बार ऐसा होता है कि सरकारी विभागों में जो पत्र भेजे जाते हैं उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजने पड़ते हैं, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हो वो यहाँ पे लिखे जाते हैं कि संलग्न प्रतिलिपि, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं। अब प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बन सकता है कि सरकारी पत्र में प्रेषिती का नाम और पदनाम कहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये ऊपर साइड लेफ्ट साइड प्रेषक और पदनाम के नीचे, यानी सबसे ऊपर लेफ्ट साइड क्या होता है, प्रेषक का नाम और उसका पदनाम। तो ये सरकारी पत्र का नमूना हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र की ओर। अब देखो अर्ध सरकारी पत्र, ये इसमें सरकारी पत्र भी लिखा गया है और पीछे से अर्ध भी लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि पत्र तो ये सरकारी है, यानी सरकारी काम के जो सरकारी काम होगा उसके लिए ही ये अर्ध सरकारी पत्र भेजा जाएगा। लेकिन ये अर्ध सरकारी पत्र आप किसको भेज सकते हैं, जिनके साथ आपका व्यक्तिगत संबंध हो सकता है, मित्रता का भाव वहां पे हो सकता है। सरकारी पत्र में तो एक बात आपको ध्यान ये रखनी थी कि सरकारी पत्र में व्यक्तिगत व आत्मीय संबंधों का कोई भी महत्व नहीं होता है, वहां पर आपको नियमानुसार काम करने होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि माना आप किसी विभाग के अधिकारी हैं और आपके विभाग का काम किसी दूसरे सरकारी विभाग में पड़ गया है, और जो दूसरे सरकार के विभाग का जो अधिकारी है उससे आपकी अच्छी जान पहचान है, तो कई बार आप क्या करते हैं कि उसको पत्र लिख देते हैं, लेकिन ये आप व्यक्तिगत रूप से
मतलब सिर्फ उसी को लिखोगे, विभाग के नाम पर नहीं, बल्कि उसी को लिखोगे कि हमारे विभाग का ये काम रुक चुका है, आपको ये काम जल्दी से निपटाना है। तो जो अर्ध सरकारी पत्र होता है, सरकारी कार्यालयों में एक कर्मचारी किसी दूसरे कर्मचारी को कार्यालयीय कार्यों के लिए मित्रता भाव या आत्मीयता और वैयक्तिकता प्रदर्शित करते हुए जो पत्र लिखता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। लेकिन ये पत्र क्या होते हैं, अधिकांशतः गोपनीय होते हैं। अब गोपनीय क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, खुलेआम आप किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब हमारा क्या हो रहा है, काम में देरी हो रही है तो हमारा काम पहले करो, क्योंकि वहां तो लिस्ट लगी रहती है कामों की। लेकिन इसलिए ये गोपनीय पत्र होते हैं। कई बार सरकारी विभाग में क्या होता है कि अगर आपकी कहीं पे जान पहचान है, अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं तो आप गोपनीय तरीके से व्यक्तिगत रूप से उसको एक पत्र लिखोगे कि हमें ये काम इमरजेंसी है, हमें ये काम जल्दी कराना है, तो इस काम को आप जल्दी कीजिए। तो इसलिए अर्ध सरकारी पत्रों को गोपनीय तरीके से भी भेजा जाता है। और ये पत्र, इनकी शैली कैसी होती है, तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष यानी मैं और मध्यम पुरुष यानी तुम। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे मध्य, मतलब ये जो पत्र लिखे जा रहे हैं मेरे और तुम्हारे मध्य लिखे जा रहे हैं। तो मतलब इस व्यक्ति को हम भली भांति यहाँ पे जानते हैं, उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध है, आत्मीय संबंध है या मित्रता का संबंध है। तो मित्रता का भाव इन पत्रों में देखने को मिलता है, आत्मीयता का भाव इन पत्रों में देखने को मिलता है। अब क्या होता है ये मित्रता का भाव और आत्मीयता का भाव, ये आपको इसके नमूने से पता चलेगा। तो अर्ध सरकारी पत्र का नमूना कैसा होता है? सबसे ऊपर होगा प्रेषक का नाम और पदनाम। तो यहां से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम और पदनाम कहां पे होता है? तो सबसे ऊपर बाईं ओर। दूसरा प्रश्न बनता है कि अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषिती का नाम और पदनाम कहां पर होता है? तो सबसे नीचे बाईं ओर। वैसे इसका जो डिटेल्स पीडीएफ है उसमें आपको इसकी एमसीक्यू भी मिल जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे ऊपर आ गया प्रेषक का नाम और पदनाम, यानी जो भेजने वाला है, और यहाँ पे कार्यालय पता और दिनांक, यानी जिस कार्यालय से भेजा गया है और दिनांक। फिर यहाँ पे प्रिया। अब देखो ये समझने वाली बात है, संबोधन आप किससे कर रहे हो? प्रिया से कर सकते हो और सरकारी पत्र में श्री से कर सकते हो, क्योंकि देखो ये प्रिय शब्द आप उसी के लिए लिख सकते हैं जिसके साथ आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, या श्री का प्रयोग भी। लेकिन सरकारी जो पत्र थे वहां पे क्या था? महोदया, महोदया, क्योंकि सरकारी पत्र जो आप जिस अधिकारी को भेज रहे हैं वो आपका सीनियर भी हो सकता है, तो उसको आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, क्योंकि उसके साथ आपके कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, कोई निजी संबंध नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध और आत्मीय संबंध ये सरकारी पत्र में कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप इतनी सी बात समझ गए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे प्रिया और श्री क्यों लिख सकते हैं और यहाँ पर महोदय लिखा जाना क्यों जरूरी है। तो ये यहाँ पे कुल मिला के अंतर इतना है। बाकी अगर जो सरकारी पत्र है यहाँ पे आप प्रिया तभी लिख पाओगे जब क्या है, जिसको आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं, तब वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाएगा। तो ये नमूना है इस प्रकार से। फिर यहाँ पे मुख्य विषय आ जाएगा और फिर यहाँ पे शुभचिंतक, प्रेषक का नाम जिसने भेजा यानी आपने अगर भेजा है, और यहाँ पे जिसको आपने भेजा है तो प्रेषिती का नाम, पदनाम और पता। तो अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषिती का नाम और पदनाम कहाँ आता है? सबसे बाईं ओर और नीचे। तो ये नमूना आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद होता है प्रारूपण। प्रारूपण से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो प्रारूपण को लेखन मसौदा, आलेखन और प्रालेखन भी कहा जाता है। तो सिंपल सा प्रश्न यही बनता है कि प्रालेखन किसे कहा जाता है, या आलेखन किसे कहा जाता है, या लेखन मसौदा किसे कहा जाता है? तो प्रारूपण को कहा जाता है। क्या होता है प्रारूपण? तो पत्रोत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपके विभाग में आप किसी विभाग के अधिकारी हैं, किसी दूसरे विभाग ने आपके विभाग में पत्र भेज रखा है। अब उस पत्र पे आपने देखा, उसको आपने पढ़ा, उसके बारे में रिसर्च किया, जो भी उस विभाग का कार्य है उस पर आपके विभाग में जो भी अन्य अधिकारी थे, जो आपके अंडर में कार्य करते हैं, जो भी अधिकारी, तो उनकी आपने टिप्पणी दी और सबने अपनी टिप्पणी करके सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। और फिर फाइनल डिसीजन लेके
उस पत्र का आपने उत्तर भेजा है। तो सरकारी कार्यालय में आवती पत्र यानी जो आने वाला पत्र है, जो कहीं बाहर से आ रखा है, उस पर टिप्पणी कार्य समाप्त होने के बाद कार्यालयीय पत्रोत्तर का जो कच्चा मसूदा तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। तो पत्रोत्तर में लिखे जाने वाला पत्र या जो आवती पत्र है उस पर कार्यवाही करके, टिप्पणी कार्य करके, फिर जो एक कच्चा मसूदा तैयार किया जाता है कि ऐसा होना चाहिए, या उसका जो उत्तर होता है उसे कहा जाता है प्रारूपण। अब यहाँ पे इसको टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा इसीलिए है कि सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंटों से प्रश्न बन सकते हैं। टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान किसे कहा जाता है? तो प्रारूपण को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कोई बाहर से, माना ये ए विभाग है और ये आपका डिपार्टमेंट है बी, यहाँ से एक पत्र आ गया। अब आपके डिपार्टमेंट में जो ये बी विभाग है, यहाँ पर क्या है, 1 2 3, ये 3 अधिकारी हैं जो कि आपके अंडर में है। तो आप इन 3 अधिकारियों से कहीं ना कहीं टिप्पणी तो लोगे। टिप्पणी का मतलब होता है कि अपनी प्रतिक्रिया देना, वो विभाग चाह क्या रहा है और आपने उत्तर क्या देना उसका। तो उस पर इन तीनों की आपने प्रतिक्रिया लेनी है और फिर एक फाइनल जो डिसीजन होता है, यानी टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान, अंतिम जो डिसीजन है उसे कहा जाएगा प्रारूपण। तो समझ गए आप प्रारूपण। अब देखो यहाँ पे प्रारूपण का नमूना कैसा होता है। तो ये है नमूना। यहाँ पे पत्रांक होगा, पत्र का अंक, यहाँ पे होगा प्रेषक का नाम, पद नाम और पता, फिर सेवा में, फिर प्रेषित का पद। अब देखो यहाँ पे प्रेषित का नाम नहीं आ रहा है, सीधा पद आ रहा है, विभाग या अनुभाग किस विभाग में आप भेज रहे हैं, और पता। फिर विषय आएगा यहाँ पे, किस विषय में ये पत्र है। फिर महोदय आएगा, यहाँ पे मुख्य विषय आ जाएगा और भवतिया और नाम आ जाएगा। तो ये तो प्रारूपण का नमूना है। लेकिन प्रारूपण से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सर्वाधिक इन टॉपिकों से ही बनते हैं। ये यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चौथा है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति क्या होती है? किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्णय, घोषणा, नीति, योजना इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों, विभागों व आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो सूचना पत्र जारी किया जाता है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। इसका सिंपल सा उदाहरण आप देख सकते हैं। जो भी, अगर हम अभी उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में क्या होता है, जो आयोग है, यूके हो गया, यूकेपीएससी हो गए, वो समय समय पर विज्ञप्ति जारी करते हैं। कई बार जब हम आपको अपडेट देते हैं तो उसमें लिखा रहता है ऊपर विज्ञप्ति। जैसे पुलिस के संबंध में कोई भी अपडेट आती है तो उसमें अगर सूचना लिखी होगी कि एग्जाम उस दिन होने वाला है, तो ऊपर क्या लिखा रहेगा? विज्ञप्ति। तो कुल मिला के यहाँ पे सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा कोई निर्णय देना, कोई घोषणा सुनाना, या कोई नीति जारी करना, कोई योजना जारी करना, किसके लिए? संबंधित व्यक्तियों के लिए या आम जनता तक पहुंचाने के लिए, तो उस सूचना पत्र को क्या कहते हैं? विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति का नमूना इस प्रकार से होता है। यहाँ पर संख्या होगा, यहाँ पे दिनांक होगी और यहाँ पे लिखा होगा विज्ञप्ति। फिर जो भी होगा, सपोज जैसे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला होगा, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम उस दिन, तिथि लिखी रहेगी, उस दिन आयोजित कराया जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी अपने वो क्या है, प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। तो इस प्रकार से यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की जाती है। और फिर यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, नाम होगा। कई बार आपने देखा होगा यूकेपीएससी सचिव का यहाँ पे नाम होता है, और यहाँ पे हो जाएगा पदनाम यानी सचिव। या अगर अध्यक्ष के द्वारा भेज जाएगा तो अध्यक्ष का नाम और उनका पदनाम यानी अध्यक्ष। तो ये नमूना है यहाँ पे विज्ञप्ति का। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति। क्या होती है प्रेस विज्ञप्ति? तो सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस को जारी की गई सूचना को प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। अब देखो, 2 विज्ञप्तियां होती है, एक होती है प्रेस विज्ञप्ति और एक होता है प्रेस नोट। प्रेस नोट और प्रेस विज्ञप्ति में इतना सा अंतर है कि प्रेस विज्ञप्ति को संपादक अपने तरीके से संपादित नहीं कर सकता या उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। सरकार ने जो कहा वही प्रेस वालों को छापना पड़ेगा। जबकि जो प्रेस नोट होता है उसमें संपादक बढ़ा चढ़ाकर, उसमें मसाले मिलाकर उसको करवा के बढ़ा चढ़ाकर उसको पेश कर सकता है। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति ये सरकार द्वारा होती है किसी महत्वपूर्ण विषय पर। अब ये विषय कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण विषय जो सरकार द्वारा दिया जाता है प्रेस को, उस पर जारी किया जाता है। और इस पर संपादक अपने तरीके से कोई भी
छेड़खानी नहीं कर सकता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे नमूना कैसा है, तो प्रेस विज्ञप्ति का ये नमूना है, दिनांक यहाँ पे लिखी रहेगी और यहाँ पे जो भी संबंधित विषय है, जो मुख्य यहाँ पे जो विज्ञप्ति में लिखा जाना है, और यहाँ पे नाम, पदनाम और विभाग। तो प्रेस विज्ञप्ति ये है। उसके बाद है कार्यालयी ज्ञापन। क्या है कार्यालयी ज्ञापन? तो सरकारी कार्यालयों से ज्ञापित सूचना या आदेश को कार्यालयी ज्ञापन कहते हैं और इसका प्रयोग केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के मध्य तथा सचिवालय के मध्य विभिन्न विभागों के मध्य होता है। और इसमें महोदय व भवतिया नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये हो रहा है केवल कार्यालयी ज्ञापन, यानी ये विभागों कार्यालयों में भेजे जाने वाले पत्र, यानी एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को भेजेगा। तो इसलिए महोदय किसको लिखना है? कार्यालय को महोदय लिखा नहीं जाएगा। या भवदीय किसको लिखना है? कार्यालय को नहीं लिखना है। तो ये होता है कार्यालयी ज्ञापन, या जो डिपार्टमेंट को या जो विभाग को भेजे जाने होते हैं। जैसे सचिवालय को भेज जाना होगा, तो किसी व्यक्ति को नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि एक कंप्लीट पूरे विभाग के लिए वो पत्र भेजा जा रहा है, वो ज्ञापन भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो नमूना, कार्यालय ज्ञापन का ये नमूना है। और इसमें क्या है, आपका सबसे ऊपर मंत्रालय का नाम होगा या विभाग का नाम या कार्यालय का नाम होगा, ज्ञापन संख्या होगी, स्थान और दिनांक होगा और कार्यालय ज्ञापन यहाँ पे लिखा होगा। जिस विषय हेतु भेजा जा रहा है वो पूरा यहाँ पे डिटेल्स में आ जाएगा। फिर प्रेषिती का नाम, जिसके द्वारा भेजा गया है, पदनाम और पता, और यहाँ पे प्रेषक का नाम और पदनाम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं आएगा, महोदय व भवदीय नहीं लिखा जाता है। तो महोदय व भवदीय किस ज्ञापन में या किस पत्र में नहीं लिखा जाता है? कार्यालयी ज्ञापन में। सातवां है दोस्तों यहाँ पे टिप्पण। टिप्पण को अंग्रेजी में नोटिंग भी कहा जाता है। और हिंदी पत्र लेखन से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी टिप्पण से पूछे जाते हैं। तो जितने भी एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे आज हम कवर करने वाले हैं। क्या होता है टिप्पण, और फिर टिप्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, जिसे टिप्पण कहा जाता है। अर्थात अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूं, माना सपोज आपके विभाग में, आपके डिपार्टमेंट में कोई पत्र आ रखा है, कोई शासकीय पत्र आ रखा है। अब उस पर देखो, आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारे अधिकारी होंगे, कोई सहायक अधिकारी होगा, कोई लिपिक होगा और कोई उच्च अधिकारी होगा। तो जो भी अगर पत्र आता है तो पहले उसको नीचे वाले जो अधिकारी होते हैं, जो सहायक अधिकारी होते हैं, वो उस पर उसको निपटाने की कोशिश करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। फिर वो उच्च अधिकारी के पास जाता है और उच्च अधिकारी के अंडर जितने भी सहायक अधिकारी होते हैं वो उस पत्र पर या जो जिस हेतु वो पत्र आ रखा है उस पर वो अपनी राय, अपना मंतव्य प्रकट करेंगे। और जिस हेतु वो पत्र आ रखा है, अगर उस पर अपना कुछ उन्हें आदेश देना होता है तो उस पर आदेश देते हैं, या कुछ सुझाव देना होता है, निर्देश देना होता है, तो वो अपने हिसाब से देते हैं। यानी आए हुए पत्र पर, वो शासकीय पत्र भी हो सकता है, उस पर अपने विचार देना, अपना मंतव्य प्रकट करना, उसे कहा जाता है टिप्पण। अर्थात टिप्पण किसी भी विचाराधीन विषय अथवा पत्र आदि के निस्तारण के लिए या मामलों को नियमानुसार निपटाने के लिए लिखा जाता है। यानी जो पत्र आ रखा है वो किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, तो उसको निपटाने के लिए जो अपने विचार या अपना मंतव्य प्रकट करके लिखा जाता है उसे कहा जाता है टिप्पण, यानी नोटिंग। अब बात करते हैं कि नोटिंग के प्रकार या टिप्पण के प्रकार कितने होते हैं। तो टिप्पण के प्रकार होते हैं 2। अब देखो कई जगह आपको इससे ज्यादा भी देखने को मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार टिप्पण के जो प्रकार है दोस्तों वो 2 प्रकार हैं और आपको यही सही मान के चलना है। पहला प्रकार है नैतिक टिप्पण। नैतिक टिप्पण। और जो दूसरा प्रकार है वो है नियमित टिप्पण। नियमित टिप्पण। अब ये नैतिक टिप्पण क्या है और नियमित टिप्पण क्या है, इसको जरा समझिए थोड़ा सा। नैतिक टिप्पण को नियमित टिप्पण के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपके डिपार्टमेंट में, आपके विभाग में कोई बाहर से पत्र आया है या कोई डाक आ रखी है, तो उस पर आपने उस मामले पर आपने एक पत्रावली तैयार करनी है और उस पर जो भी आपका मंतव्य होगा, जो भी आपको आदेश देना होगा, निर्देश देना होता है, वो आप उसमें संक्षिप्त रूप से टिप्पण लिखोगे उस पर।
और जो ये नियमित टिप्पण होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपके विभाग में कोई भी पत्र आ रखा है, कोई डाक आ रखी है, कोई शासकीय पत्र आ रखा है, तो उस पर पहले क्या होता है, जो सभी अधिकारी होते हैं वो सभी अपनी टिप्पणी देते हैं और फिर मतलब वार्तालाप होता है सभी अधिकारियों के बीच। सभी उस पर अपने अपने हिसाब से क्या देते हैं, विचार विमर्श करके उस पर अपनी राय, अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और उसको फिर पत्रावली पर लिखा जाता है। तो इसे कहा जाता है नियमित टिप्पण। तो दो प्रकार की थी टिप्पण, नैतिक टिप्पण और नियमित टिप्पण। अब देखो टिप्पण से और कहां से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी दाईं और हस्ताक्षर करता है। ये क्या होता है, देखो क्या होता है, माना ये टिप्पण है इस प्रकार से, ठीक है, इस पर अपने जो भी आपने टिप्पण लिखी या नोटिंग लिखी वो आपने लिख दी। अब मैंने आपको टिप्पण जब मैंने शुरू किया था अभी, तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि कोई भी डिपार्टमेंट जो होता है वहां पर क्या है, एक उच्च अधिकारी होता है, उसके अंडर में सहायक अधिकारी होते हैं, लिपिक होते हैं, मतलब बहुत सारे अधिकारी होते हैं अंडर में। तो अगर जो टिप्पण है वो किसके द्वारा लिखी जा रही है, सहायक अधिकारी के द्वारा लिखी जा रही है, तो वो जो सहायक अधिकारी होता है वो क्या करेगा, टिप्पणी लिखने वाला जो अधिकारी या जो लिपिक या जो सहायक अधिकारी होगा वो टिप्पणी के बाईं और अपने हस्ताक्षर करेगा। तो यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ये आपको नोट करना है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। टिप्पण यहाँ पे हस्ताक्षर कौन करेगा, यहाँ पे करेगा लिपिक। जो टिप्पण लिखने वाला है लिपिक या सहायक कोई भी अधिकारी है जो कि उच्च अधिकारी के अंडर में आता है, सहायक अधिकारी। अब फिर देखो जो सहायक अधिकारी ने जो टिप्पण लिखी है उसको उच्च अधिकारी तो जांच करेगा ना उसकी, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो वही लेगा। तो फिर वो उच्च अधिकारी के पास जाती है और उच्च अधिकारी क्या करता है, दाईं और स्थान पर उच्च अधिकारी यहाँ पे साइन करता है, सिग्नेचर करता है उच्च अधिकारी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। बाईं और लिपिक या सहायक अधिकारी क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, जबकि दाईं और वो किसके लिए हस्ताक्षर करने के लिए स्थान छोड़ देंगे, उच्च अधिकारी के लिए। और जब वो उच्च अधिकारी के पास जाती है टिप्पण तो उच्च अधिकारी अपने हस्ताक्षर दाईं ओर करेगा। तो ये थी दोस्तों टिप्पण, और यहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टिप्पण के कितने प्रकार हैं। हाल ही में जो एग्जाम हुए थे उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो टिप्पण है दो प्रकार के। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। टिप्पण यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके डिटेल्स नोट्स डाउनलोड जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और आगे है अधिसूचना। क्या होती है अधिसूचना? अधिसूचना को अंग्रेजी में कहा जाता है नोटिफिकेशन, क्योंकि ये शब्द भी कई बार पूछे जाते हैं कि नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं, या टिप्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नोटिंग कहते हैं। तो देखो अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहते हैं अंग्रेजी में। क्या होती है अधिसूचना? सरकार की ओर से राजपत्रों यानी गजट, राजपत्रों को क्या कहा जाता है, गजट कहा जाता है, में जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहते हैं। तो सरकार की तरफ से जो सरकारी कोई नोटिफिकेशन या कोई सूचना या कोई अधिसूचना होती है उसको सीधा किसमें, जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है राजपत्रों या गजट में। तो इसे कहा जाता है अधिसूचना। अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि राजपत्रों या गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? तो आंसर आ जाएगा अधिसूचना। अब देखो इसका फॉर्मेट कैसे होता है, इसका नमूना कैसे होता है अधिसूचना का। तो सबसे पहले ऊपर होगा जिस भी मंत्रालय या जिस भी विभाग से ये भेजा गया है, मंत्रालय या विभाग यहाँ पे लिखा होगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे पत्र संख्या आ जाएगा, यहाँ पे स्थान और दिनांक आ जाएगा, और फिर ये मुख्य वस्तु जो भी उसमें जनसाधारण है तो सूचना लिखी गई है, और यहाँ पे प्रेषक, और प्रेषक के बाद यहाँ पे प्रेषक का नाम और पद नाम आ जाएगा। तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन यहाँ से एक ही प्रश्न बनता है, वो बनता है कि राजपत्रों या गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाली सूचना को क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और नवा है यहाँ पे परिपत्र। क्या है परिपत्र? जब एक ही विषय पर कोई सरकारी पत्र अनेक विभागाध्यक्षों को अथवा अधिकारियों को अथवा एक साथ
कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। कई बार आपने देखोगा सरकारी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जैसे कोई छुट्टी का पत्र भेजना है, अब वो छुट्टी का पत्र अगर वो 2-4 डिपार्टमेंट में छुट्टी करवानी होती है तो सबको प्रेषित किया जाता है, सभी डिपार्टमेंटों को। तो उसी प्रकार कई ऐसे पत्र होते हैं, कई ऐसे काम के पत्र होते हैं जो लगभग 4-5 डिपार्टमेंट, 4-5 विभागों, जो 4-5 विभाग होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। तो इसलिए उन सभी विभागाध्यक्षों या वहां के सभी अधिकारियों को या कई प्रेषितों को वो भेजा जाता है। तो एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाने वाला जो पत्र है उसे कहते हैं परिपत्र। अब देखो एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताता हूं, परिपत्र को कहते हैं गस्ती पत्र। तो ये प्रश्न बनता है, गस्ती पत्र किसे कहा जाता है? तो गस्ती पत्र कहा जाता है परिपत्र को। और परिपत्र की जो लेखन शैली है, इसकी लेखन शैली किस प्रकार की है? तो इसकी लेखन शैली है अन्य पुरुष शैली। अन्य जिस प्रकार से शासकीय पत्र की है, तो अन्य पुरुष शैली में यह पत्र भी लिखा जाता है। तो परिपत्र आपको समझ में आ गया। कई विभागाध्यक्षों या कई आदमियों या कई प्रेषितों को भेजे जाने वाला पत्र एक साथ, उसे कहा जाता है परिपत्र। 10वां यहाँ पे अनुस्मरण पत्र। अनुस्मरण पत्र क्या होता है? पहले भेजे गए किसी पत्र पर कार्यवाही न होने पर उस पत्र की याद दिलाने हेतु जो पत्र भेजा जाए उसे अनुस्मरण पत्र कहते हैं। यानी स्मरण, देखो स्मरण यानी याद दिलाने के लिए, तो जो पत्र याद दिलाने के लिए भेजा जाए उसे कहते हैं अनुस्मरण पत्र। सपोज जैसे क्या है, ये ए डिपार्टमेंट है, ये बी डिपार्टमेंट है, ये आपका डिपार्टमेंट है। आपने बी डिपार्टमेंट के पास एक पत्र भेज रखा है, लेकिन उस बी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी इतने आलसी हैं कि उन्होंने वो पत्र देखा भी नहीं। तो फिर आप तो परेशान हो जाए, क्योंकि आपका काम तो अटका पड़ा है। फिर आपने क्या किया, उस पत्र को, जो ये पत्र था, इस पत्र को हम सी बोलते हैं, ठीक है। तो उस सी पत्र की याद दिलाने के लिए आपने एक अन्य डी पत्र यहां से भेज दिया है। तो जो ये अन्य डी पत्र है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अनुस्मरण पत्र। यानी सी पत्र की याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा गया है उसे कहेंगे अनुस्मरण पत्र। तो समझ में आ गया दोस्तों आपको अनुस्मरण पत्र। और ये पत्र भी आपका सरकारी पत्र की तरह ही लिखा जाता है। अब दोस्तों ये तो 10 यहाँ पे पत्र जो यहाँ पे लिखे गए थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पत्र भी अभी जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैंने पत्र लेखन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी पत्र हैं और जितने भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, वो सारे के सारे आज इस वीडियो में कवर कराने हैं। तो उनको हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं अलग से, क्योंकि नीचे यहाँ पे जगह नहीं है। तो हम करेंगे यहाँ पे कवर, ठीक है, क्योंकि ये 10 के 10 तो हमने कवर यहाँ पे कर लिए हैं। और जो अन्य हैं अब हम यहाँ पे इनकी चर्चा करेंगे। अन्य जो पत्र है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे पहले लिख के देता हूँ सारे के सारे, ठीक है। इनके बारे में अभी हम एक्स्ट्रा चर्चा करेंगे। निविदा, और फिर है विज्ञापन, तीसरा है प्रतिवेदन, चौथा है प्रत्यावेदन। प्रतिवेदन और प्रत्यावेदन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें आप कंफ्यूज जरूर होंगे, लेकिन मैं आज आपको काफी डिटेल्स में बताने वाला हूं। और फिर आ जाएगा आपका 5वां आवेदन पत्र। आवेदन पत्र, और छठा हो जाएगा शासनादेश। शासनादेश। तो देखो 10 तो हमने बता दिया आपको, 6 में आपको अभी और बताने वाला हूं, वो भी डिटेल्स में। तो क्या होता है निविदा? सबसे पहले निविदा को समझिए आप, और आपको ये नोट भी करना है। निविदा क्या होती है? सरकारी कार्यालयों अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण या मरम्मत आदि कार्य के लिए समाचार पत्रों में आमंत्रण भेजे जाते हैं। निविदा को देखो, निविदा को अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में आप समझ आओगे, टेंडर। टेंडर। निविदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंडर कहते हैं। आपने सुना होगा कई ठेकेदारों को उसके पास टेंडर पड़ रखा है। तो सरकारी कार्यालयों या गैर सरकारी कार्यालय क्या करते हैं? अगर उनको कोई सामान चाहिए, सामान आपूर्ति के लिए चाहिए, या कोई निर्माण कार्य करना है, मरम्मत कार्य करना है, तो उसके लिए वो समाचार पत्रों पर क्या करते हैं? आमंत्रण प्रकाशित करते हैं कि हमारा ये निर्माण कार्य करना है, हमारी ये मरम्मत वाला कार्य करना है, या हमारी ये सामान आपूर्ति करनी है। तो इसके लिए वो समाचार पत्रों पर आमंत्रण प्रकाशित करते हैं, और इस आमंत्रण को कहा जाता है टेंडर यानी निविदा।
या आप कह सकते हैं किसी कार्य या परियोजना के लिए निश्चित व्यय का प्रस्ताव भी क्या कहलाता है, निविदा कहलाता है। उसके बाद होता है विज्ञापन। निविदा दोस्तों आप समझ गए होंगे। दूसरा है विज्ञापन। विज्ञापन तो जैसे आप देखो, विज्ञप्ति और विज्ञापन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कई अभ्यर्थी क्या सोचते हैं कि जैसे ही कोई फॉर्म आ चुके हैं भरने के लिए, जैसे हाल ही में पुलिस के फॉर्म भरे गए कुछ दिनों पहले, अब तो खैर फिजिकल भी हो गया, या कोई भी नई विज्ञप्ति नया विज्ञापन आता है तो कई अभ्यर्थी उसको क्या कहते हैं कि नई विज्ञप्ति आ रखी है, जबकि वो विज्ञप्ति नहीं होती है दोस्तों, वो होता है विज्ञापन। विज्ञापन, ठीक है। तो विज्ञापन क्या होता है, सरकार अथवा सरकार के अधीनस्थ जितने भी अन्य संस्थान होते हैं, वो अधिकारी क्या करते हैं कि वहां पर कोई नियुक्ति आ रखी है, माना कोई रिक्ति है, रिक्ति पद भरने हैं, तो उन रिक्ति पदों को भरने के लिए सरकार अथवा सरकार के अधीनस्थ जो क्या होते हैं, संस्थाएं होती है, जो अधिकारी होते हैं, वो उन नियुक्ति है तो आवेदन आमंत्रित करते हैं। तो यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं आवेदन आमंत्रण। आवेदन आमंत्रण, तो आप आवेदन करते हो ना, जैसे आप पुलिस का फॉर्म आता है तो उसके लिए आप आवेदन करते हैं, तो पुलिस का फॉर्म वो क्या है, एक विज्ञापन है। या आपका आरओ का फॉर्म आएगा कभी, तो उसके लिए आप अप्लाई करोगे, आवेदन करोगे, तो वो क्या है, विज्ञापन। तो जितने भी आप फॉर्म भरते हैं उसके लिए क्या आता है, पहले विज्ञापन आता है। नियुक्ति है तो आवेदन आमंत्रित करना, इसे कहा जाता है विज्ञापन। तीसरा है यहाँ पे प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को कहते हैं अंग्रेजी में रिपोर्ट। रिपोर्ट किसे कहते हैं, प्रतिवेदन को कहते हैं। अब क्या होती है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट वह लिखित सामग्री है दोस्तों जो किसी घटना, कार्य या योजना या समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो। कई पत्रकार जैसे कोई घटना घट गई है तो वहां पर जाते हैं, छानबीन करते हैं और फिर उस पर रिपोर्ट लिखते हैं। तो इस रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिवेदन कहा जाता है। तो प्रतिवेदन किसे कहा जाता है, रिपोर्ट को कहा जाता है। और प्रतिवेदन के भी यानी रिपोर्ट के भी दो प्रकार हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक है शिकायती प्रतिवेदन। जैसे कहीं पे कोई अव्यवस्था फैल रखी है तो सरकार के खिलाफ, मतलब कोई अव्यवस्था फैला दी सरकार के कारण, ठीक है, तो सरकार के खिलाफ रिपोर्टर क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, तो उसे कहते हैं शिकायती प्रतिवेदन। और दूसरा है विवरणात्मक, यानी किसी घटना पर अपना विवरण देना। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बाढ़ आ गई है, तो एक घटना घटी और उस पर अपना विवरण देना, और विवरण देकर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे कहा जाता है विवरणात्मक प्रतिवेदन। तो रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन भी दो प्रकार की है, शिकायती प्रतिवेदन यानी शिकायती रिपोर्ट, और विवरणात्मक प्रतिवेदन यानी विवरणात्मक रिपोर्ट। तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बन सकता है कि रिपोर्ट किसे कहा जाता है हिंदी में। तो प्रत्यावेदन और प्रतिवेदन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, प्रतिवेदन को कहा जाता है रिपोर्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और चौथा यहाँ पे प्रत्यावेदन। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कोई फॉर्म भर दिया, आपने फीस सबमिट हो चुकी है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि उस आपने फॉर्म में अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना नाम ही गलत भर दिया, या कुछ ना कुछ उसमें आपने कैटेगरी गलत भर दी। फिर आप इंतजार करते हैं कि जो आयोग है जिसका आपने फॉर्म भरा है वो अपने फॉर्म दोबारा खोले और आप उसमें प्रत्यावेदन करें। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आपने जो गलती कर रखी है, जो फॉर्म भरने में गलती कर रखी है, उसको दोबारा सही करना, तो उसे कहा जाता है प्रत्यावेदन। लेकिन अगर परिभाषा की दृष्टि से बात करें, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा वो कई बार सीधे परिभाषा से बनता है, तो आप नोट कर सकते हैं, मैं आराम से यहाँ पे बोल रहा हूं, राजकीय कर्मचारियों अथवा अधीनस्थ अधिकारियों को स्वयं पर हुए निराधार दोषारोपण। निराधार दोषारोपण का मतलब कि स्वयं उन्होंने कोई गलती कर रखी है, या उनकी कोई गलती साबित हुई है, या आयोग ने कहा कि तुमने ये फॉर्म गलत भर रखा है, अथवा वरिष्ठता की उपेक्षा या पदोन्नति में हुई विसंगति यानी गलती को लेकर तमाम प्रमाणों व तथ्यों के आधार पर न्याय प्राप्त करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है। तो देखो जब आप फॉर्म भरते हैं तो सिंपल सा क्या है कि आयोग तो खैर अपनी वेबसाइट में खोल देता है, लेकिन अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया सारा, लेकिन पहले नहीं होता ऐसा। पहले जब ऑफलाइन सिस्टम होता था और आपके कहीं पदोन्नति होनी है और आपने अपना डाटा गलत भेज दिया है, तो फिर आपको पत्र लिखकर भेजना था कि मैंने वो डाटा गलत भेजा है, उसको मुझे सही करना है, या मेरी सही जो जानकारी है, जो सही डाटा है वो इस प्रकार से है। और जो ये पत्र आप लिखते थे तो इसे कहा जाता है प्रत्यावेदन। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप इतना। फिर पांचवा है आवेदन पत्र। पांचवा क्या है, आवेदन पत्र है।
आवेदन पत्र में क्या होता है, जिसके माध्यम से आवेदक अपने विषय से कोई सूचना, आवश्यक जानकारी या पदोन्नति के लिए जानकारी सक्षम अधिकारी तक पहुंचाता है। देखो मैंने आपको विज्ञापन बताया भी। विज्ञापन क्या होता है कि आपसे आवेदन मांगा जाता है। तो विज्ञापन तो कौन मांग रहा है, विज्ञापन कौन जारी कर रहा है, सरकार जारी कर रही है या सरकार के अधीनस्थ जो भी आयोग हैं या जो भी अधिकारी हैं वो विज्ञापन जारी कर रहे हैं। लेकिन आवेदन किसने भरना है, आवेदन भरना है आपने। तो जो आप भरते हैं, तो आप तो खैर ऑनलाइन हो गया, लेकिन पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था। तो जो आप भरते हैं वो होता है आवेदन। आप क्या करते हैं, अपने विषय से संबंधित, विषय का मतलब खुद, विषय का अभी मतलब क्या है, आपका सब्जेक्ट नहीं बल्कि आप खुद हो, अपने विषय संबंधी आपकी जो भी जानकारी, जो भी सूचना होती है, आवश्यक जानकारी, वो आप भरते हो उसमें, तो उसे कहा जाता है आवेदन पत्र। और छठा यहाँ पे शासनादेश, शासन की तरफ से समय समय पर जो भी निर्णय दिए जाते हैं, जो भी अधीनस्थ कार्यालयों तक पहुंचाने के उद्देश्य में जो भी सचिवालय द्वारा निर्गत आदेश होते हैं, उसे कहा जाता है शासनादेश। अधिकांश जो शासनादेश वो सचिवालय द्वारा ही जारी होते हैं, क्योंकि जो उच्च अधिकारी बैठे रहते हैं वो वहीं बैठे रहते हैं। तो दोस्तों आज मैंने काफी कुछ आपको हिंदी पत्र लेखन से संबंधित जो भी फैक्ट थे वो मैंने आज आपको कवर करा दिए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल 16 यहाँ पे जो 16 प्रकार के ये कार्यालयीय पत्र थे वो मैंने आपको बताए। तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। मैं 100% बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि इससे बाहर बहुत कम चांस है कि प्रश्न बनेंगे। पत्र लेखन से संबंधित आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न अब जरूर पूछे जाने लगे हैं। तो डिटेल्स में मैंने आपको आज पत्र लेखन कवर करा दिया है, और इसके एमसीक्यू भी मैं आपको जरूर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको आपको निश्चिंत होना बिल्कुल, इसकी एमसीक्यू भी आपको जरूर कराए जाएंगे। और इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जो हिंदी की जो ई बुक है उसमें कंप्लीट नोट्स हिंदी की भी और इस टॉपिक की भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।